नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो बिहार चुनाव के मद्देनजर देश का सियासी पारा उफान पर है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली हुई। इन पार्टियों के तमाम दिग्गज आज एक साथ एक मंच पर नजर आए। महत्वपूर्ण यह रहा कि लालू, नीतीश के साथ सोनिया गांधी भी मंच पर थीं। सबके निशाने पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और जहां सोनिया गांधी से लेकर लालू, नीतीश समेत समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने मोदी पर जमकर जुबानी तीर चलाए, वहीं लालू यादव ने जिस अंदाज में आज खुलकर कास्ट कार्ड खेला, उससे यह तो साफ हो गया कि बिहार के इस चुनाव में जाति के इर्द गिर्द वोटों की गोलबंदी होने वाली है। ऐसे में आज की इस रैली के मद्देनजर हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन की आज की स्वाभिमान रैली हिट रही या फ्लॉप? क्या बिहार में विकास पर भारी पड़ेगी जाति की राजनीति? और आखिर लालू यादव ने क्यों कहा कि नीतीश के मन में धुक-धुकी ना हो? इन तमाम सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा शुरू करें, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना के गांधी मैदान में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन की स्वाभिमान रैली में महागठबंधन के सभी दिग्गज एक साथ एक मंच पर दिखाई पड़े। सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार से लेकर सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। नजर नहीं आए तो मुलायम सिंह। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह की कमी पूरी कर दी थी। रैली में नेताओं के भाषण शुरू हुए तो सबके निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। आओ फरियालो, गाली देते हो, दोष है। चारों तरफ से लोग आए हैं कि बोलता है कि जंगल राज, लो पिछड़ा कर। आओ फरियालो, गाली देते हो, दोष है। चारों तरफ से लोग आए हैं कि बोलता है कि जंगल राज, लो पिछड़ा का बेटा जब एक हो गया, दोनों बिखरे हुए थे, तब बोलता है कि जंगल राज हो गया। पहले वाले कम बोलते थे, आदत थी उनकी कम बोलने की। ये आए हैं सिर्फ बोलते ही रहते हैं, किसी का सुनते ही नहीं। तो आज हम सुनाना चाहते हैं, जरा अपराध के दर के बारे में उनको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यही तो आरोप लगाते हैं और लालू जी को दिखाकर कहते हैं जंगल राज आ रहा। अरे कोई जंगल राज नहीं आ रहा है। गरीब गुरबा जग गया है, अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो किसानों की जमीन छीनकर अपने चंद अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। रुपए ने अपनी कीमत खोई, अपनी गरिमा खोई। नीतीश कुमार ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीएनए वाले बयान पर एक बार फिर से घेरा, वहीं सोनिया गांधी ने भी मोदी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सिर्फ शोबाजी की। मोदी सरकार अपना 1/4 समय खत्म कर चुकी है, लेकिन अभी तक शोबाजी के अलावा क्या किया है? कुछ नहीं किया। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कुछ नहीं किया। हमारा डीएनए गड़बड़। अब ये चुनौती दी है बिहार के लोगों को, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। वो मुझको कहते हैं अहंकारी है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, लेकिन रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। उसके साथ हम कोई सौदा नहीं कर सकते। मोदी पर सबसे ज्यादा तीखा हमला आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने किया। मोदी के जंगल राज 2 वाले बयान पर मंडल राज 2 का जिक्र कर लालू ने ये जता दिया कि आने वाले बिहार के चुनाव में लड़ाई सिर्फ विकास ही नहीं, जाति जैसे कई मुद्दों पर लड़ी जाने वाली है। पूरे रैली में लालू आत्मविश्वास में नजर आए। यही वजह रही कि लालू ने नीतीश को भी सलाह दे डाली कि चुनाव को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।
आपने गंगा को धोखा दिया, राम को धोखा दिया। मोदी जी आप बताओ, हम पिछड़ा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं तो बोलते हो कि जंगल राज जात पात क्या। इसलिए देखो भाई, हम लोग सब सजग हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और नीतीश कुमार के हृदय में धुक धुक भी नहीं रहना चाहिए। मोदी के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर हल्ला बोला है। उससे ये भी साफ हो गया कि इस बार बिहार की लड़ाई मोदी बनाम महागठबंधन की होने वाली है। और यही वजह है कि बीजेपी ने भी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पटना में एक तथाकथित स्वाभिमान रैली हुई है। ये स्वाभिमान रैली नहीं थी, ये बिहार के अपमान की रैली थी। इसमें संख्या मोदी जी की जो 4 रैलियां हुई हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उसके आधे के बराबर भी नहीं थी। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी बनाम महागठबंधन की लड़ाई में वो फायदे में रहने वाली है और विकास को वो मुद्दा बनाने वाली है। उधर लालू यादव ने कास्ट कार्ड खेलकर बिहार की लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में विकास पर भारी पड़ेगी जाति की राजनीति। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। एक बात वैसे साफ तौर पर नजर आ रही है कि ऐसा लगता है कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है वो जाति के इर्द गिर्द ही सिमट कर ना रह जाए। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बातचीत की शुरुआत में करूं उससे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मनोज झा साहब हमारे साथ हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। चंदन यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में अरविंद कुमार वाजपेयी साहब हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और मेरा पहला सवाल आप तमाम मेहमानों से है कि क्या महागठबंधन की स्वाभिमान रैली हिट रही या फिर फ्लॉप? संबित पात्रा जी, पहले आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, आप इसको स्वाभिमान रैली कह रहे हैं, मैं इसको मानहानि रैली कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं आप देखिए, नीतीश कुमार मंच को ही देख लीजिए। मंच पे नीतीश जी, लालू प्रसाद यादव एक तरफ, सोनिया गांधी जी एक तरफ, शिवपाल यादव जी मुलायम जी को रिप्रेजेंट करते हुए एक तरफ। क्या ये चेहरे लेकर हम विकास को आगे बढ़ाएंगे बिहार में? बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जनता खुद पहचान जाती है कि कौन से चेहरे विकास के चेहरे हैं, कौन से चेहरे जातिगत राजनीति के चेहरे हैं, कौन से चेहरे भ्रष्टाचार के चेहरे हैं। आज मंच पे परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और अपराधवाद देखने को मिला है। तो स्वाभाविक रूप से जिसको आप कह रहे हैं स्वाभिमान रैली है, सोनिया जी के प्रेजेंस में जयप्रकाश नारायण, मैं नहीं कह रहा हूं इस रैली का नाम दिया गया स्वाभिमान रैली। संबित पात्रा जी, मैं उस पर आऊंगा कि क्या रहा नहीं रहा वो तो बात की बात है। नहीं बोल रहा, फ्लॉप जरा ये तो बताइए। हाँ, नहीं देखिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जब विरोधाभासी ताकतों को एक साथ आना पड़ जाए तो उसमें हिट या फ्लॉप नहीं सवाल उठता है। वो फ्लॉप ही होता है तभी तो एक मंच पे आते हैं। चलिए, राजीव रंजन जी होते तो एक मंच पे थोड़ी आते हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि रैली फ्लॉप रही है। राजीव रंजन जी एक मंच पे आ जाएंगे। राजीव रंजन जी, संबित पात्रा कह रहे हैं फ्लॉप है रैली। इनकी जमीन हिला, देखिए इनकी जमीन सरक गई है। इस रैली ने यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं और जिस तरह से बिहार के अपमान के खिलाफ लोगों ने अपना संदेश सुना दिया है दिल्ली और दुनिया को, मुझे लगता है इसका एहसास संबित पात्रा जी को शायद इसलिए नहीं है कि बिहार की माटी से वो परिचित नहीं है। बिहार ने बराबर देश की अगुवाई की है और इस धरती से अगर कोई आवाज उठी है तो उस आवाज को पूरे देश ने महसूस किया है। और संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी के बुरे दिन की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से हुई है, ये जरूर दुख भरे खबर से आप पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दीजिए। और जहां तक हमारे मंच के नेताओं का सवाल है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 10 वर्षों का जो बिहार का विकास, चलिए उस पर आएंगे सर, उस पर मैं आऊंगा। मैं ये सोच रहा हूं कि एक राउंड जरा इस पर हम सबसे बात कर लें, आप लोगों की क्या इस पर प्रतिक्रिया। मनोज झा जी, रैली ये आपकी हिट रही या फ्लॉप? देखिए, हिट और फ्लॉप की शब्दावली से इस रैली को मत देखिए, देखिए कि संदेश क्या गया और संदेश कितना जोरदार गया।
नीतीश जी और लालू जी दोनों ने एक दूसरे के पूरक बनकर, एक ने गवर्नेंस के सूक्ष्म बिंदुओं को छुआ तो दूसरे ने एक सामाजिक समीकरण में टेक्टोनिक शिफ्ट के आगाज का परिचय दिया। मैं समझता हूं कि अगर ये पूरक, अगर ये नेतृत्व है, जो चर्चा है, उससे आपको ये संदेश गया है पूरे बिहार में, सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, मुल्क के वैकल्पिक दर्शन का चुनाव है, और ये सफल रही उस मायनों में। अच्छा, अरविंद कुमार वाजपेयी जी, देखिए, ये तो आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कैमरे ही दिखा रहे हैं हाँ। कि ये रैली कितनी कामयाब है। ये कम्प्लीटली फ्लॉप रैली है। अच्छा, इससे पहले अगर आप देखें, लालू यादव का जब जलवा चला करता था तो ये मैदान ये अकेले खुद भरा करते थे। मनोज झा जी, देखिए ये बात तो है जो बात कह रहे हैं अरविंद कुमार वाजपेयी जी यहाँ पर, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, कि इसी गांधी मैदान को लालू यादव ने अपने दम पर भर दिया था और अब 4-4, 5-5 बड़ा हिस्सा खाली था और 5-5 पार्टियां जब जुड़ी हैं तब एक छोटी टिप्पणी। हाँ, बोलिए ना मनोज जी। बस मैं इतना कहूंगा अखिलेश जी कि सिवाय एक टेलीविजन चैनल के किसी भी टेलीविजन चैनल ने भीड़ पर सवाल नहीं उठाए। पटना में जितने गांधी मैदान में थे लोग, उससे ज्यादा गांधी मैदान के बाहर थे। और ये भाजपा के भी लोग मानते हैं, सिर्फ एक टेलीविजन चैनल, क्योंकि उनका पूरा दर्शन था कि किसी तरह और उसको दिखाया जाए। आप नहीं थे। हाँ, वो टेलीविजन चैनल है और सब जानते के नेता रविशंकर प्रसाद जी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि रैली आप लोग की एक तरीके से फ्लॉप रही। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता यहां पर हैं, वो कह रहे हैं गांधी मैदान आप लोग भर नहीं पाए। ये तो आपका दावा है ना सर कि पूरी तरीके से सुपरहिट मुकाबला रहा है। जी की रविशंकर जी की शब्दावली, एक मंत्री हैं, जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, उनकी राजनीतिक शब्दावली में आज हताशा दिख रहा था। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि एक वकील की तरह दलील पेश करे, वो दलील नहीं पेश कर पा रहे थे। चलिए, मैं अब कांग्रेस के नेता से भी यही सवाल पहले पूछ लूं। चंदन यादव जी, क्या लगता है आप लोगों को कुछ कमाल करने वाले हैं आज की इस रैली के बाद आप लोग बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता से आप क्या उम्मीद करते हैं? महागठबंधन की एक बहुत ही ऐतिहासिक रैली हुई और मुझे लगता है यह तो भारतीय जनता पार्टी के इस ऐतिहासिक रैली के सक्सेस से इनको दिन में तारे दिखने लगे, या दिन में उनको दिखाई नहीं देते। आप सब मानते हैं, ठीक ही कहा मनोज जी ने, तमाम चैनल, तमाम लोगों का जो आ रहा है, रिपोर्टें आ रही हैं, पूरा ग्राउंड भरा था। ग्राउंड से लग रहा था कि रैली पटना में नहीं, पटना में रैली नहीं हुई, रैली ही पटना है। अच्छा। ये जो तमाम भीड़ का हुजूम था, बिहार ने अपना दम दिखाया। बिहार ने अपना मान, सम्मान और स्वाभिमान, जो प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, बार बार बिहार के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर जो अटैक किया जा रहा था, आज बिहार की जनता ने गांधी मैदान पहुंचकर, पटना पहुंचकर उस मान, सम्मान और स्वाभिमान का जवाब दिया कि समीप पात्रा जी, ऐसे में मन के अंदर कुछ तो आ रहे होंगे, कुछ तो ख्यालात आपके आ रहे होंगे, किसी तरह से कोई डर या भय, क्योंकि आप लोग पहले कहते रहे कि फूट है, लालू यादव नीतीश कुमार में नहीं बन रही। आज तो मंच पे सभी लोग एक साथ नजर आ गए, लालू यादव, नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी के भी प्रतिनिधि वहां पर थे, शिवपाल यादव, इसके अलावा सोनिया गांधी खुद मौजूद थी और सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी। यही तो बढ़िया बात है। अभी राजीव रंजन जी बोल रहे थे कि हमारे जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और जमीन हिल गई है। आप बताइए, अगर इन लोगों की जमीन नहीं हिली होती तो क्या ये एक होते? पूरी तरह से निस्तनाबूत जब हो गए हैं तो मरता क्या नहीं करता टैगलाइन के अंडर में ये सब एक हुए हैं, वरना ये इकट्ठे नहीं होने वाले थे। आपको लगता है इकट्ठे होते? दूसरी बात, ये सुबह से शाम तक स्वाभिमान, डीएनए कर रहे हैं। मैं बता दूं इसकी हकीकत क्या है। डीएनए मतलब डेवलपमेंट नहीं आया, डी फॉर डेवलपमेंट, एन फॉर नहीं, ए फॉर आया। अगर डेवलपमेंट आया होता तो डेवलपमेंट बोल रहे होते। ये डीएनए दिन रात नहीं कर रहे होते। डीएनए की शुरुआत तो आप ही लोगों ने कर दी ना समीप पात्रा जी। आपके नेता ने एक बार डीएनए का जिक्र किया, आज नीतीश कुमार ने 22 बार डीएनए का जिक्र कर दिया। वही तो मैं बोल रहा हूं, डीएनए मतलब डेवलपमेंट नहीं आया। अगर डेवलपमेंट आया होता और इनको शोकेस करने के लिए कुछ होता तो ये नॉन इश्यू को इश्यू क्यों बनाने में लगे हुए हैं? ये डीएनए बाल काटो, नाखून काटो क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि टॉपिक नहीं है इनके पास। तीसरी बात, जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा संबित पात्रा को बिहार की माटी का क्या पता है। सर, वहां जन्मे हैं, पढ़े हैं हम।
अरविंद केजरीवाल जी को माटी से क्या पता है, पहले उनसे पूछिए। उनसे सुशासन सीख रहे हैं नीतीश कुमार, उनसे पहले पूछिए बिहार की माटी क्या होती है। और आखिरी में मैं यही कहूंगा, कांग्रेस को देखिए, ये जो सुबह से बोल रही है महागठबंधन बहुत बढ़िया करेगी, महागठबंधन बहुत बढ़िया करेगी। मैं तो इतना चाहता हूं कि 2014 में सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी को जैसे रिजेक्ट किया था, ठीक उसी प्रकार इस महागठबंधन का भी वैसे ही। संबित पात्रा जी, मैं आपको बता दूं, आप जो महागठबंधन को महाठगबंधन बार बार कह रहे हैं, आपकी पार्टी को भी एक नाम आज दे दिया गया है, भारत जलाओ पार्टी। भाजपा को भारत जलाओ पार्टी बता दिया गया इस मंच से। अच्छा, मैंने महाठगबंधन कह दिया? अरे वो तो शुरू से कह रहे हैं, वो आज कह रहे हैं, वो तो भारत जलाओ और ये सब तो बहुत शुरू से कह रहे हैं। और देखिए, मैं मनोज जी का बहुत आदर करता हूं, इनको ये शब्दों का बड़ा अच्छा चयन करते हैं, मगर काश होता कि लालू प्रसाद ये अभी रविशंकर प्रसाद जी के लिए कह रहे थे। मैं कह दूं, ये थोड़ा सा लालू प्रसाद यादव जी को शब्द सिखाइए, 70 दूं, 80 दूं, 50 दूं, धप हर, ये सब अच्छा भाषा है। आप बताइए, जुमलेबाजी खत्म हो जाए तो हम लोगों को भी बोलने का मौका हम लोगों से प्रतिक्रिया ले लीजिए। हाँ, राजीव जी बोलिए, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, बोलिए, जवाब दीजिए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि संबित पात्रा जी पढ़े लिखे प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, लेकिन आसन्न हार जो है, जो संकट है, वो कहीं ना कहीं इनके मति को हम ये कह सकते हैं कि मति भ्रम के जो शिकार ये होते जा रहे हैं और वाणी संयम इनका खत्म हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की सत्ता पर 2 कार्यकाल पूरा करने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व को और लालू प्रसाद जी ने 3 बार बिहार की अगुवाई की, उनको ये ठगों का बंधन ये मानते हैं। लेकिन एक तरफ देश में जितने बेसुरे राग अलापने वाले नेताओं का जमावड़ा इनका बन गया है। नितिन गडकरी, पहले सुन लीजिए, संबित पात्रा जी बहस में अगर शुरुआत करेंगे, पूरी बहस में उसी दिशा में ले जाऊंगा, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसे ही ले जाऊंगा आपको। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रामविलास पासवान के 1 वोट के कारण गिर गई थी। दूसरी बार उन्होंने गोधरा के सवाल पर जिस तरीके से अपमानित किया था नरेंद्र मोदी जी की तत्कालीन सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को, उसके बाद आज रामविलास जी के साथ कोई विरोधाभासी गठजोड़ इनका नहीं है। पीडीपी के साथ कश्मीर में जो लगातार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को चुनौती देने वाली पार्टी सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को, उसके बाद आज रामविलास जी के साथ कोई विरोधाभासी गठजोड़ इनका नहीं है। पीडीपी के साथ कश्मीर में जो लगातार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को चुनौती देने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको न संविधान की परवाह है न देश की जो 1.25 अरब आबादी की चिंता है, आज वहां पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं, उस पीडीपी के साथ वो हाथ मिला लिया। सर, हाथ किससे मिला लिया? राजीव रंजन जी, विरोधी गतिविधियों, आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं। राजीव रंजन जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, सुन लीजिए मेरा सवाल सर। लेकिन हाथ तो हर कोई अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक मिला रहा है। आप जिस लालू यादव को जंगल राज का प्रतीक बताते रहे, नीतीश कुमार की राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती रही, जिनके खिलाफ, आज उनके साथ आप लोग हैं। इसी बीजेपी को आप लोगों ने अपने साथ रखा, बीजेपी आपको बहुत प्रिय लगी। बाबरी विध्वंस के बाद नीतीश कुमार उन्हीं की सरकार में, वाजपेयी साहब के सरकार में मंत्री भी रहे, आज आप लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। तो ये चीजें तो मत बताइए सर, ये तो मौका परस्ती हर कोई दिखा रहा है। अखिलेश जी, मैंने उनके सवालों का जवाब दिया। ये सवाल बराबर भारतीय जनता पार्टी के साथ उठते हैं और हमारा ये मानना है, नीतीश कुमार जी और लालू जी 74 आंदोलन से बिहार की राजनीति में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने के पहले लंबा साथ उन दोनों का साथ रहा है और उसके बाद अगर परिस्थितियां बदली हैं, उस दौर में लालू प्रसाद जी के कुछ कार्यक्रमों को लेकर के अगर असहमति थी, तो आज देश की जो जरूरत है उसके अनुरूप रणनीति बनानी होगी। अगर कहीं सामाजिक जो सौहार्द, राजीव जी, देश की जरूरत है कि आप लोगों की जरूरत है? आज मोदी इतना बड़ा खतरा आप लोग ये बन चुके हैं कि आप लोग को लग रहा है कि अब छोड़ो, तमाम मतभेदों को भुलाओ, एक साथ खड़े हो जाओ। आपसे ले रहा हूँ। नहीं, देश की जरूरत, आप इसको क्यों बता रहे हैं? मैं अखिलेश जी बस इतना कह रहा हूँ, बिहार संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने की सजा अगर 11 करोड़ बिहारियों को आप दे रहे हैं, तो ये संघीय ढांचे का अपमान है। और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दुहाई देने वाले लोग हैं, इन सबों को ये मालूम है कि बिहार की जनता को केवल आप इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज चल रहा है। चलिए, लेकिन एक बात जो इस पर देखने को मिल रही है, दूसरे मानदंडों को बिहार की, मैं मनोज जी के पास आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को साउंड बाइट सुनवाता हूं। जनता ने दे दिया है। राजीव जी,
इस बार जो बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरीके से तमाम पार्टी के लोग उसमें कास्ट कार्ड खेल रहे हैं। इसमें बीजेपी भी नहीं पीछे है, जेडीयू भी पीछे नहीं है। तमाम पार्टियां जो हो, एलजेपी हो या फिर अगर हम आरजेडी की बात कर लें, आरजेडी के नेता ने तो खुलकर आज ये जाति का कार्ड खेला। जरा आप ये सुनिए आज लालू यादव का जो अंदाज मंच पर नजर आया, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब अपने अपने इलाका में चल जाना, और हमको लास्ट में इसीलिए बुलाया गया है कि लास्ट में वही बोलते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, है ना शरद भाई, लेकिन वो काम करेंगे वशिष्ठ भाई। हम अपनी बात को ही समाप्त हैं। बोल रहे हैं हाँ, सब दलित भाई देखो, भाजपा पिछड़ों की दलितों की पार्टी नहीं है। यही भाजपा है कि बोलता था कान में शीशा डालो। मनोज झा जी, यदुवंशी का जिक्र आज लालू यादव ने अपने भाषण में किया। एक बार उन्होंने यह भी कहा नीतीश कुमार के लिए कि मुसर को एक उन्होंने सीएम बनाया, उनका इशारा जीतन राम मांझी जी की तरफ था। उसके बाद जाते जाते भाषण समाप्त कर चुके थे, लेकिन पीछे से ऐसा लगता है कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि दलित आप भूल रहे हैं। फिर दलित भी आखिरकार उन्होंने उल्लेख कर ही दिया। खुलकर मतलब कास्ट कार्ड तो खेला जा रहा है। अखिलेश जी, मुझको बस एक संक्षिप्त टिप्पणी करने का मौका दीजिए। यदुवंशी शब्द का इस्तेमाल मुजफ्फरपुर की रैली में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 3 दफे किया जहर के संदर्भ में, और हमारे किसी टेलीविजन चैनल ने उसको कास्ट कार्ड नहीं माना। लेकिन हाँ, लालू जी की जुबान से आ रहा है, माना गया, बिल्कुल तो माना गया, कार्ड हो गया, माना गया। विकास पुरुष मोदी ओबीसी पुरुष बन गया अमित शाह के लफ्जों में। हाँ। वो बात भी सामने आई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बीजेपी ने भी जमकर कास्ट कार्ड खेला है। शुरुआत एक तरीके से उन्होंने ही की बिहार की राजनीति में इस बार। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? अखिलेश जी, हाँ, अखिलेश जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूं राजनीति शास्त्र के छात्र के रूप में। जाति बनाम विकास कोई एक कंस्ट्रक्ट नहीं है। जातियों का संरचना में असमानता है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में असमानता के बीज है। अगर मैं उसका जातिगत विश्लेषण करूं और जातियों के अधिकार मांगू तो वो जातिवाद नहीं है। तो जाति बनाम विकास मत करिए, क्योंकि जब आप जाति बनाम विकास करते हैं तो लगता है विकास एक दूर की अवधारणा है, आसमानी, और जमीन पे जातियां पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है। जाति और विकास एक में समन्वय का रिश्ता है, और हमारा दल कोशिश कर रहा है कि एक जो सबॉल्टन राइजिंग है उसके पक्ष में खड़ा हुआ जाए, मनोवैज्ञानिक सबलीकरण की कोशिश करें और समावेशी विकास की ओर जाएं। बस इतनी सी हमारी इच्छा है, और हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, हम पे जातिवाद का तोहमत न लगाया ना। मंडल पार्ट 2 का जिक्र लालू यादव जी ने ही कर दिया। और वैसे एक बात और दिलचस्प है कि आप लोग तो कह रहे थे कि जाति के आंकड़े रिलीज किए जाए, और बीजेपी की केंद्र में जो सरकार है उन्होंने धर्म आधारित आंकड़े रिलीज कर दिए। उस पर भी बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो बिहार में महासमर की शुरुआत हो चुकी है। गांधी मैदान में आज जो रैली हुई महागठबंधन की, वहां पर लालू यादव और नीतीश कुमार की एक खास रणनीति भी आज नजर आई। एक तरफ जहां नीतीश कुमार विकास की बात करते रहे, नरेंद्र मोदी के विकास की दावों की धज्जियां उड़ाते रहे, वहीं लालू यादव का फोकस कास्ट पर रहा। एक तरीके से खुलकर आज वो कास्ट कार्ड खेलते नजर आए। ऐसे में डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे मेरा पहला सवाल इस सेगमेंट में, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया? जिस तरीके से उनको आप लोगों ने पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बता दिया, जोर देकर ओबीसी शब्द पर, दूसरी तरफ जो यदुवंशियों का उन्होंने जिक्र कर दिया, कास्ट कार्ड खेलने की तो शुरुआत आप लोगों ने की, लेकिन अब लग रहा है कहीं इसमें लीड ना ले जाए जेडीयू और आरजेडी। देखिए, वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला या नहीं, ये तो मधुमक्खियां बता पाएंगी, ये मैं नहीं बताना चाहूंगा। नहीं सर, मधुमक्खियां जिसको काटती है उसको पता तो होता है कि संबित पात्रा जी, मधुमक्खियां जिसको काट ले पता तो चल जाता है। नहीं, हाथ भी वैसा होना चाहिए ना। आप जो आज शहद ले रहे हैं वो उस प्रकार के हाथ होते हैं जिनको मधुमक्खी नहीं काटती है। तो स्वाभाविक रूप से जो डेवलप, आप देखिए 2014 का जो चुनाव हुआ, आप खुद बताइए उसमें विमर्श चेंज हुआ कि नहीं? कंट्री में जो डिस्कोर्स था कि हमें वही रूढ़िवादी राजनीति करनी है, हमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करना है, उससे ऊपर उठ के सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता ने जिस प्रकार बाहर आके नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे को वोट किया है, और अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और बेंगलोर में जिस प्रकार से ये कंटिन्यूटी चलती आ रही है, ये दिखाता है कि आज का जवान, आज के व्यक्ति और
तमाम जनता चाहती है कि ये विमर्श बदले। बहुत हो गया, ये मंडल पार्ट 1 मंडल पार्ट 2 क्या कर दिया? नहीं, आप पात्रा जी, आप बताएं। विमर्श बदला भी, खासतौर पर मैं बिहार की अगर बात करूं, 2010 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो भी जाति के बंधन से आजाद होकर हुआ, लोकसभा का चुनाव तो हुआ ही, लेकिन आप लोग वापस फिर क्यों चले गए जाति के विमर्श में? शुरुआत तो आप ही लोगों ने कर दी ना इस बार चुनाव में। क्या जरूरत थी कि अमित शाह बताएं कि नरेंद्र मोदी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं? वो तो विकास पुरुष है ना आप लोगों के शब्दों में। देखिए, अगर पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, इससे अगर ओबीसी जनजाति को, ओबीसी के हमारे बंधुओं को एक प्रसन्नता होती है, उनको एक छवि मिलती है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? मगर क्या डिस्कोर्स बदला? हमेशा ही नरेंद्र मोदी। मैं जवाब लेता हूं मनोज झा जी से। मनोज झा जी, लालू यादव ने भी इसीलिए शब्द का जिक्र किया, दलित का जिक्र किया, ताकि उनको भी प्रसन्नता हो। की जाति की बात करें, बिहार में लोगों से जाति पूछे और कहते हैं कि ये जातिवाद नहीं है। आता हूँ राजीव जी। पार्टी अगर जाति और धर्म पे कहती है, चंदन जी मैं आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल मनोज झा जी से था। अगर भारतीय जनता पार्टी को जब बिहार में चंदन यादव जी, सर मैं आपके पास जब आऊंगा अपना जवाब दीजिएगा। मनोज झा जी से मेरा सवाल है, का एक कॉकटेल खेलना चाह रहे हैं मनोज जी। इस तरह से जातीय सेंसस में धर्म को लेकर के जनगणना को मेरी आवाज शायद आप तक नहीं जा रही है चंदन जी, मैं माफी चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे नहीं था, मैं आऊंगा आपके पास। मनोज झा जी से मेरा सवाल है, आरजेडी के नेता से, क्या वजह है सर? आप लोग भी लगता है कि जो कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, उसका काट निकाल रहे हैं? नहीं अखिलेश जी, यकीन मानिए हम अपनी राजनीति पे कायम हैं। जब हम जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की बात करते हैं तो जातिवाद नहीं है। हमारे जेटली जी मंत्री महोदय कहते हैं 52% लोगों के पास भूमि नहीं है। हम भूमि और जाति का रिश्ता जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कितने लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। हम कहते हैं भैया जाति बता दो इनकी, ताकि विकास जो है फोकस्ड हो, समावेशी हो। वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भाजपा का मूल चरित्र सामंती और अभिजात्य है। सिंबॉलिकली इन्होंने एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर की बात की है, लेकिन मंडल पॉलिटिक्स करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। आप एक साथ संप्रदायवाद और मंडलवाद नहीं कर सकते। मोदी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को इस पॉलिटिक्स को करने के लिए अपने आप को डिलीट बटन दबाना होगा। और मैं समझता हूं कि नागपुर का संघ कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। नहीं, लेकिन मंडल पार्ट 2 आप लोग क्यों कह रहे हैं? इशारा बड़ा साफ सा है मनोज जी, आप चाह रहे हैं कि जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो बिहार में। नहीं अखिलेश जी, मैं मुझको ये बात, इसका जवाब देने दीजिए। इसको मंडल पार्ट 2 सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे मसले मंडल कमीशन ने 36 रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें से महज 2-4 पर काम हुआ है। भूमि सुधार पे कोई काम नहीं हुआ है। रोजगार के लिए अलग से फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। और नव उदारवादी दौर में मंडल पार्ट 2 महत्वपूर्ण है कि हम कोशिश करेंगे कि निजी स्वतंत्र बाजार हो, लेकिन स्वच्छंद बाजार ना हो। अच्छा, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। बाजार का हम विरोध करना चाहते हैं। जवाब दीजिए। और ऐसा लग रहा है कहीं फिर से वही लड़ाई ना देखने को मिले। कमंडल का जवाब मंडल से। हाँ, संबित पात्रा जी। देखिए, मैं अभी मनोज जी के बातों का जवाब देता हूं। मनोज जी ने कहा कि 52% लोगों के पास जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, ऐसा अरुण जी ने कहा। बिल्कुल सत्य कहा। 52% लोगों के पास आज जमीन नहीं है। तो जिन लोगों ने 52 वर्षों तक शासन किया, उनके साथ आप आज मंच साझा कर रहे थे। क्या आप, नीतीश कुमार जी और कांग्रेस, ये 60 वर्षों से अधिक तक बिहार पे शासन नहीं किया? क्या इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान पे शासन नहीं किया? तो क्या आज 52% लोगों के पास जमीन नहीं है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं? दूसरा, आपने सांप्रदायिकता के विषय में कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के पश्चात 17 वर्षों तक हमारे साथ जेडीयू था, तो स्वाभाविक रूप से आपको तो जेडीयू को बहुत बड़ा एक विध्वंसकारी ताकत मानना चाहिए। आज आपके सहूलियत के अनुसार से ये सबसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनी हुई है। और आप देखिए मुलायम जी की पार्टी को, वो बार्गेन कर रही है। 5 सीट दीजिएगा तो हम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। 12 सीट दीजिएगा तो हम एकदम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। ये कैसे सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई है जो सीट शेयरिंग पे डिपेंड करती है? अपने सहूलियत के हिसाब से बड़ी बड़ी बातें करना, ये तो इन राजनीतिक दलों से सीखना चाहिए। नहीं तो सहूलियत के मुताबिक तो राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं। संबित पात्रा जी, रामविलास पासवान जी आपके साथ हैं, जीतन राम मांझी आपके साथ हैं, कभी इन लोग के साथ ही हुआ करते थे, दूसरे खेमे में थे वो।
नहीं, कोई नहीं, हम तो 2014 के चुनाव से साथ होके आ रहे हैं, कोई आज साथ हो गए हैं क्या? 2014 के चुनाव में साथ हुए हैं, हमने बड़ा अच्छा हम आगे बढ़ाते हैं आप चर्चा उसके बावजूद सब हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन जी, मेरा सवाल यह है, आज नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी जी के साथ आपने जो किया है वो तो विश्व देख रही है। आम तक खाने नहीं दे रहे हैं उनको, और आप बोल रहे हैं आप दलितों के नेता हैं। हाँ, जवाब दीजिए राजीव जी। यही जीतन राम मांझी जी के बारे में जो आपके बयान है, जरा आर्काइव में वो भी देख लीजिए, और मुझे लगता है काफी शर्मिंदगी आपको होगी जब उन बयानों को याद कर लीजिएगा कि जब एक जिन महादलित मुख्यमंत्री की इतनी परवाह कर रहे हैं, बरगला करके सत्ता के सेट से आपने उनको पैदल करा दिया, और आज उनके एमएलए को आप अपना सिंबल दे करके उनको भी कमजोर कर रहे हैं। तो महादलितों के साथ जो ठगी आपने की है उस पर भी दलित महादलित बिहार के नजर रख रहे हैं। और जहां तक देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, आप गठबंधन के सहयोगियों के साथ आपका व्यवहार क्या रहा है, ये नवीन पटनायक जी, बहन मायावती जी, नीतीश कुमार जी और शिबू सोरेन जैसे नेता आपको बताएंगे, और वही करने वाले हैं। आप रामविलास जी को औकात में रखना है तो जीतन राम मांझी जी को ले आएंगे। ये काम आप लगातार उपेंद्र कुशवाहा से लेकर तमाम आपके सहयोगियों के मन में अगर आशंकाएं हैं, और 300 से ज्यादा जवाब यहीं से ले लेता हूँ ना, एलजेपी के नेता मेरे साथ हैं, अरविंद कुमार वाजपेयी जी, क्या इसलिए लाया गया है जीतन राम मांझी को ताकि आप लोगों को बैलेंस कर सकें? देखिए ऐसा है, राजीव रंजन कह रहे हैं जेडीयू के राजीव रंजन जी, देखिए सवाल ऐसा है कि हम लोग एनडीए में आए तो इसका कारण बड़ा सिंपल था कि जो गठबंधन धर्म कांग्रेस पार्टी को यूपीए में निभाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं निभाया, और हम लोग अपनी स्वेच्छा से गए हैं, और एनडीए में पूरे मान सम्मान के साथ उनके साथ कंधा मिला के उनकी नीतियों के साथ सहमति रख के बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ सर? जहां तक सीटों का बंटवारा तो हो रहा है ना, वो तो ऑफिशियल तरीके से होगा, वो तो कल मीटिंग है, कल हो जाएगा, उससे कहाँ मतभेद है किसी में। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये किसका होगा, सवाल ये मुख्यमंत्री किसका होगा? मुख्यमंत्री के लिए हमने बड़ा साफ कहा हुआ है कि हमारी पार्टी मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना हम उसमें कोई क्लेम करने जा रहे हैं। नहीं, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है सर, ऐसा तो मत बोलिए। हमने कहा है बिल्कुल हमारी वो क्षमता नहीं है। नहीं, क्षमता का सवाल अभी तय नहीं हो सकता। हमारे 6 सांसद हैं, आज की पार्लियामेंट में हमारे 6 सांसद, क्षमता पर शक न कीजिएगा। और अभी आप देखेंगे कि जितनी सीटें हमको मिलेंगी उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लोग निकाल के लाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है इस चुनाव में, क्या बिहार की जनता विकास चाहती है कि नहीं चाहती, नंबर 1। नंबर 2, क्या जंगल राज, जो कि 15 साल तक, जंगल राज का शब्द किसने दिया? जंगल राज का शब्द नीतीश कुमार ने दिया था, और अब वही नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं, जो करप्शन की सबसे बड़ी पार्टी थी और जिसको जनता ने नकार दिया है। लालू प्रसाद जी के साथ श्रीमान वाजपेयी जी, लालू प्रसाद जी के साथ हम थे, लेकिन हमारे साथ जो दगा हुआ, उनका वोट हमको बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारे साथ बिल्कुल, और उससे सबक लेकर हम दूसरों को भी सबक देना चाहते हैं। सर की असली खेल वोट का है, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको फिर इस बात को जवाब दे रहा हूँ कि यदि बिहार में बिहार की जनता विकास चाहती है तो जातिवाद के उस चुंगल में नहीं जाएगी, लालू जी के इस नारे में नहीं जाएगी कि सांप्रदायिक ताकतें हैं, लालू जी के इस नारे में नहीं जाएगी कि मंडल 2 आ गया है। जनता वहाँ की परिपक्व हो चुकी है और वो जानती है। अभी मोदी जी ने दिया है ना उनको 1,65,000 करोड़ का 1,000 करोड़ का पैकेज, तो उनको दिख रहा है कि जो वादे किए हैं वो धीरे धीरे लागू होंगे। पैसा खर्च किसको करना है? पैसा खर्च करना है स्टेट को। ये तो नकली मनोज झा जी, ये तो पैकेज ही महाझूठ का पुलिंदा है। अरे उसको खोल के दिखाइए ना, पैकेज खाली कहने से हो जाएगा? आप गवर्नमेंट की साइट पे देखिए, सारे डिटेल दिए गए हैं, उसमें पैसा मिला है आपको। मनोज झा जी, मैं फिर से एक बार आता हूँ जाति की तरफ, जो आज मैं जाति की तरफ लौटता हूँ। संबित पात्रा जी, उसके बाद में आऊंगा। राजीव रंजन जी, सर 1 मिनट, मुझे मनोज झा जी से एक सवाल पूछने दीजिए। पैकेज का मनोज झा जी, लालू यादव का आज पूरी तरीके से कास्ट कार्ड पर जोर रहा, यह हकीकत है। जिस तरीके से उन्होंने जिस अंदाज में भाषण दिया, तमाम जातियों का जिक्र करते रहे, मन छोड़कर जाने लगे, उसके बाद किसी ने उन्हें याद दिलाया, फिर वापस आए, फिर उसके बाद उन्होंने दलित शब्द का जिक्र किया। लेकिन मुझे जरा एक बात बताइए, ये अनंत सिंह वाली बात क्यों कही गई कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी मेरे कहने पर हुई? नहीं, सुनिए, मैं आपको 2 चीजें स्पष्ट कर दूं। अक्सर हमारे मित्र लोग जंगल राज का जिक्र करते हैं, और ये नीतीश जी ने भी कहा, और बहुत दावे से, कि आज तक लालू जी ने कभी नहीं कहा बीते 10 महीनों में कि ये काम करो या इसको वहां कर दो। ये बात पब्लिक डोमेन में आनी जरूरी थी, और जंगल राज के वाले संदर्भ में उन्होंने इस बात को पुख्ता तौर पे कहा, आगे के लिए भी मैसेज दिया। मैं एक दूसरी चीज कहूं कि हमारे मीडिया का भी विमर्श अजीब है।
पटना उच्च न्यायालय के तीसरे पन्ने पर चौथे पैराग्राफ में जंगल राज का जिक्र आया और सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में आधुनिक नीरो की उपमा किसको दी हम सब जानते हैं। तो दोनों को बराबर विमर्श में लाना चाहिए। जंगल राज लाते हैं तो आधुनिक नीरो को भी लाइए, तब मिल बैठ के बात करें। नहीं ठीक है, लेकिन जंगल राज पर सफाई तो देनी पड़ेगी ना सर आपको। फिर नीरो पे भी बात हो जाएगी, लेकिन जंगल राज भी अगर दे दिया सर, ले लीजिए ना सफाई उधर संबित से। पात्रा जी सर बिल्कुल। देखिए ये नीरो करते एक सेकेंड ये नीरो करते करते 2014 में जीरो हो गए हैं, इसलिए ज्यादा नीरो करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक जंगल राज का सवाल है, इसी बार का उठाइए विजन डॉक्यूमेंट तो 3 दिन पहले नीतीश जी 2 एमपी की पार्टी थी आपकी। शांति अभी शांत बैठ जाइए। देखिए विजन डॉक्यूमेंट उठाइए 3 दिन पहले का, क्या लिखते हैं नीतीश कुमार जी, 2005 में हम आके कानून का राज स्थापित किया हमने। अरे उसका मतलब उससे पहले कानून का राज नहीं था, 2005 में आपने आके कानून का राज स्थापित किया। और क्या आर्काइव्स जाने के लिए कहते हैं, मैं आर्काइव्स में लेके आया हूँ। नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं सुनिए। हम यही करते रहेंगे, आप शांत बैठिए, गाड़ी छूट चुकी है। देखिए ये मति भ्रम मत होइए, शांति। लालटेन बुझ गया है, ये आर्काइव से लाया हूँ। लालटेन बुझ, ये देखिए जैसे जैसे पकड़ में आएंगे तो ऐसे बोलने नहीं देंगे, ऐसे चलेगा। लालटेन बुझ गया है, जो लोग चारा खा गए और जंगल राज लेके आए वो आएंगे राज पे, आर्काइव से आया है। और लालू जी क्या कहते हैं सुनिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। सुनिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। और सुनिए आर्काइव से और एक बढ़िया चीज निकला है। लालू जी क्या कहते हैं, लालू जी कहते हैं कि नीतीश जी के आंतों में दांत है, आंतों में इंटेस्टाइन है, टीथ, आंतों में दांत है, ऐसा आर्काइव में लिखा हुआ है। ठीक है संबित पात्रा जी, जब आप इन जुमलों का देख लीजिए। एक मिनट संबित पात्रा जी, जब आप इन जुमलों का जुमले नहीं है, ये नीतीश जी कह रहे थे, ये नीतीश जी कह रहे थे लालू के लिए, और लालू जी कह रहे थे नीतीश के लिए। नीतीश जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये बहस का विषय नहीं है, कम से कम मेरा मानना है अभी तो कि हम लोग मतभेद हमारे बीच थे, हमारे बीच मतभेद थे अखिलेश जी, हम उन मतभेदों को दरकिनार करके आए हैं, क्योंकि इस मुल्क में लेकिन थोड़ा बहुत एक अधिनायकवादी ताकत आ चुकी है, जो दक्षिण पंथी भी है। और अगर हम साथ ना आए ना तो मुल्क में इमरजेंसी आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इमरजेंसी वाले हालात आप कह रहे हैं कि सारे मतभेद टेलीविजन चैनल को तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाता हूं मैं किस तरीके से, जब वो वहां पर देखिए सोनिया जो गांधी इमरजेंसी लगाए थे वो दिख रहे हैं फ्रेम में। एक मिनट, जब वहां पर सोनिया गांधी मंच पर पहुंची तो नीतीश कुमार उन्हें रिसीव करने के लिए आगे गए, लेकिन लालू यादव नहीं पहुंचे आगे वहां पर। ये देखिए जरा ये तस्वीरें अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, लालू यादव अपनी सीट पर ही रहे, जहां पर बैठे हुए थे वहीं खड़े रहे, नीतीश कुमार गए रिसीव करने के लिए सोनिया गांधी को। आखिर ऐसा क्यों अखिलेश भाई? हाँ चंदन यादव जी। अखिलेश भाई टेक्स्ट देखिए, फुटनोट मत देखिए। नहीं तो क्यों सर, वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों ऐसा हुआ? अखिलेश जी जो चंदन जी जवाब दीजिए आप, उसके बाद में जाता हूं मनोज जी के सवाल पास। कर रहे हैं। हाँ चंदन जी से। देखिए जो बड़ा सवाल है आज के रैली का, कि 3 पार्टी राजद, जदयू और कांग्रेस साथ मिलकर के एक वैचारिक समानता है कि संसदीय लोकतंत्र पे जो खतरा उत्पन्न हुआ है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आने से, खास करके मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उस वैचारिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों में थोड़ा बहुत मतभेद है, इसलिए तो हम अलायंस में आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना होगा कि बिहार में विकास की राजनीति ना करके ये जिस तरह से जाति और धर्म की राजनीति की नींव रखना चाहते हैं, जाति और धर्म की राजनीति पर बिहार की राजनीति को डिवाइड करना चाहते हैं, बिहार को डिवाइड करना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं, इसकी लड़ाई है। उनका बिहार में 2 तरह का एजेंडा है। अच्छा, कि बोली विकास का, सिर्फ भाषण विकास का, लेकिन करनी में सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्म का कॉकटेल समाज में फेंको, घोलो, ताकि बिहार डिवाइड हो, बिहार का समाज डिवाइड हो,
बिहार में शांति भय हो। और ये खतरा इतना इसलिए बड़ा जो हो गया आज की चंदन रैली जी में संदेश कि गया है, आप सभी ये लोगों को एक छतरी के महागठबंधन नीचे आना पड़ा है। गवर्नेंस, ये चलने वाला नहीं है चंदन जी। ये सांप्रदायिकता, जातिवाद, इस सबसे परे उठ के बिहार की जनता जवाब देगी और पीछे दे चुकी है। 2014 के चुनाव में भी दे चुकी है और अभी MLC के चुनाव में भी दे चुकी है। बिहारी स्वाभिमान कि बिहार बीमारू नहीं है, बिहार जुझारू है, बिहार मेहनत करना जानता है, ठीक बिहार है। किसी के संबित पात्रा जी, आखिरी नहीं कमेंट चलता है। तो ये प्रधानमंत्री को बता दे। चलिए ठीक है, संबित पात्रा जी। खत्म हो रहा। देखिए, मैं तो आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि अभी सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक नहीं होंगे तो देश में इमरजेंसी लग जाएगा। ये कितनी कमाल की बात है। इमरजेंसी लगाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार इमरजेंसी ना लगे इसके लिए एक हुए हैं। और भ्रष्टाचार की लॉटरी लगी है। 4 सीट पे कांग्रेस 40 सीट पे लड़ेगी। जो लोग अरे बीच में हम बोल रहे थे, देखिए अरे यहाँ तो जंगल राज मत करिए। सुनिए, यहाँ तो जंगल राज मत करिए। थोड़ा सा टीवी डिबेट में तो जंगल राज मत करिए प्लीज। कैसे जाते हैं? यहाँ जंगल राज, यहाँ पे जंगल राज बिहार में नहीं कर रहे हैं तो कर रहे हैं, यहाँ कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल 10 सेकंड में कह दूं, जो लोग गाय, बकरी, मुर्गा, मुर्गी के चारा खा गए वो बिहार को कहां लेके जाएंगे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो बिहार की जनता बताएगी। बहुत जल्द सर वोट वहां पर लोग डालेंगे, सबको पता चल जाएगा। आखिरकार जनता का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा, सबको उसको